नमस्ते। सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हम आज अपनी बात आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वैवाहिक सामंजस्य की। पिछली क्लास में हमने बात की थी जीवन साथी के चुनाव से संबंधित। आज हम बात करते हैं कि युवावस्था में वैवाहिक सामंजस्य किस ढंग से होना चाहिए। परिवार जो है ये सामाजिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख संस्था मानी गई है और परिवार से ही समाज और देश का निर्माण होता है। और इस परिवार की नींव जो है वो शादी से या विवाह से ही प्रारंभ होती है। तो विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें दो अलग परिवारों के, दो अलग परिवेश के व्यक्ति, एक स्त्री और एक पुरुष, जो जिनमें लैंगिक समानता भी नहीं है, लैंगिक रूप से भी दोनों असमान है, व्यवहार, वातावरण इत्यादि बिल्कुल दोनों के अलग होते हैं। और उन दो विपरीत तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन दो विभिन्न परिस्थितियों से दो व्यक्ति आपस में साथ आते हैं और जीवन भर न सिर्फ साथ आते हैं बल्कि जीवन भर साथ रहने का वो निर्णय करते हैं। और उसी जीवन भर के साथ को निभाने के लिए उन दोनों को आपस में सामंजस्य की आवश्यकता होती है। अगर विवाह उपरांत ये सामंजस्य अच्छी तरह से हो तो परिवार में सुख, शांति, संतुष्टि, आनंद और खुशी का अनुभव होता है और परिवार का वातावरण सुंदर, सुखद और आनंददायी होता है। लेकिन अगर विवाह के उपरांत इस तरह का वातावरण न मिले तो आपस में मनमुटाव, वैमनस्य इत्यादि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और उस कारण से पति पत्नी दोनों के बीच में आपस में कलह, क्लेश, झगड़े इत्यादि की गुंजाइश हो जाती है और घर में सुख शांति का अभाव हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में उस घर में जो नया बच्चा या नया मेहमान जो आता है उसकी भी परवरिश उतनी अच्छी नहीं हो पाती, उसको भी उतना बढ़िया सुखद वातावरण नहीं मिल पाता है जिसका हकीकत में वो हकदार है ना। तो कई बार सुख दुख के जीवन साथी बनने का जो वादा करते हैं, एक दूसरे से साथ निभाने के वचन एक दूसरे को देते हैं, वो उस पर खरे नहीं उतरते हैं। इसीलिए इन परिस्थितियों से बचने के लिए कुछ खास बातों का इसमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियाँ, दोनों ही जो इंसान है वो दोनों बिल्कुल, जैसा कि हमने बात करी, बिल्कुल भिन्न वातावरण या विभिन्न परिवेश से आते हैं। तो ऐसे में दोनों को ही चाहिए कि वो अपने प्रेजुडिस को छोड़ करके, या जो पूर्वाग्रह जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे तो वैसा ही चाहिए, या ऐसा ही होना चाहिए, कि दोनों के लिए ही है, कि खाली पति के लिए या खाली पत्नी के लिए नहीं है, दोनों के लिए ही है, कि दोनों को ही अपनी आदतों में, अपनी इच्छाओं में, अपनी आकांक्षाओं में थोड़ा बहुत सामंजस्य बिठाना पड़ता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सहनशीलता रखनी पड़ती है, क्योंकि दोनों के खान पान, रहन सहन, आर्थिक परिस्थितियाँ, सोने जागने की आदतें इत्यादि भिन्न होती हैं। लेकिन क्योंकि विवाह संस्था में बंद करके साथ हुए हैं तो अब जीवन में सुख और दुख सभी एक साथ बिताने होते हैं, दोनों का एक रूप होना आवश्यक है। और हमारे यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी कि हमारे समाज में तो अर्धनारीश्वर के रूप को पूर्ण माना गया है, जिसमें शिव को हमने आधे स्त्री और आधे पुरुष के रूप में देखा है, कि एक ही शरीर में दोनों साथ में हैं और तभी जाकर के वो पूर्ण हो पाते हैं। तो कुछ इसी तरह का व्यवहार हमको एक पति और पत्नी से अपेक्षित होना चाहिए, कि दोनों मिल करके और पूर्ण बने, एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की खूबियों को एक साथ दोनों स्वीकार करें, अपनी कमियों को भी और सामने वाले की कमियों को भी। इसी तरह से अपनी खूबियां और सामने वाले की खूबियों को मिला करके और जो कमियां थी उनको पूरा किया जा सकता है। इस समायोजन, ये जो गड़बड़ाता है, संबंधों में जो खटास आती है, इसके मुख्य कारणों में सबसे जो मुख्य हैं उसमें एक है
ईगो यानी कि अहम का जागृत होना। अगर दोनों के बीच किसी बात को लेकर के अहम टकराए, दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हो, तो परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है, वैवाहिक संबंधों में दरार उत्पन्न हो जाती है और यहाँ तक कि तलाक की भी नौबत आ जाती है। फिर दहेज की मांग। कई बार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के समाज में दहेज की प्रथा काफ़ी चरम पर है। प्राचीन काल की तरफ अगर देखें तो माता पिता के लिए बेटा और बेटी दोनों की जिम्मेदारी बराबर थी कि उनको बेटे को भी पाल पोस करके बड़ा करना है तो बेटी को भी पाल पोस करके बड़ा करना है। और चूँकि बेटा उनके साथ ही रहता था, लेकिन बेटियां जो है वो दूसरे परिवार में चली जाती थी, तो जो पैतृक संपत्ति है जो पिता ने स्वयं कमाई हुई है, तो उसको लगता था कि मेरी संपत्ति में से मैं, बेटा तो मेरे साथ रह रहा है, वो तो सारी ज़िंदगी उसका उपभोग करेगा, लेकिन मेरी बेटी जो दूसरे घर चली गई है तो अब वो इसका उपभोग कैसे करेगी। तो वो उसको गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में वो कुछ उसकी आवश्यकताओं की सामग्री, ताकि उनको अपनी नई गृहस्थी जमाने के लिए भी जिसमें मदद मिल सके। तो प्रारंभ में तो इसका रूप यही था कि जिसमें माता पिता बच्ची के हक की चीज़ उसको दहेज के रूप में दे करके विदा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें ये कह लेना चाहिए कि बुराइयां समाती गई और जो लड़के के घर वाले होते थे वो अब धीरे धीरे इसको अपना अधिकार समझने लग गए कि अगर बहू आएगी तो वो अपने साथ में खूब सारा दहेज ले करके आएगी, जो कि एक बहुत ही गलत मानसिकता का प्रतीक है। और अब पुनः समय बदलने के साथ में तो बीच में इसका बहुत हमने विकृत रूप भी देखा है। यहाँ तक कि इस दहेज के कारण से नई शादीशुदा बच्चियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती थी। ससुराल वालों इस तरह की प्रताड़ना देते थे कि एक बेटी को जन्म देना भी माता पिता के लिए अभिशाप हो गया था। लेकिन अब पुनः परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ है और स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है उसके साथ ही, और जब स्त्रियां भी घर से बाहर निकल करके और नौकरी वगैरह करने लगी हैं, घर की कहना चाहिए कि आय में उनका आय के स्रोत में उनका एक बहुत बड़ा योगदान जब से होने लगा है, तब से परिस्थितियाँ बदली हैं। और अब पुनः हम देखते हैं कि दहेज की प्रथा जो है वो धीरे धीरे समाप्त प्राय होती जा रही है और कई मायनों में अंतर्जातीय विवाह इत्यादि भी इसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, इन सब बातों को करने का मतलब ये है कि इस दहेज की मांग के कारण से भी ये वैवाहिक संबंध जो हैं ये खटाई में आ जाते हैं। फिर स्त्री, अब वो स्त्री सास भी हो सकती है और वो स्त्री बहू भी हो सकती है। इनका झगड़ालू स्वभाव भी इस वैवाहिक संस्था को या इस परिवार को नष्ट करने में या उसको टूटन के कगार तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा उनका अहम रोल होता है। क्योंकि अगर उनमें से कोई भी एक भी अगर झगड़ालू प्रवृत्ति की है तो उनके आपस में नहीं बनती है। और उस कंडीशन में जो पुरुष है, जो एक तरफ एक स्त्री का बेटा भी है, दूसरी तरफ उस एक स्त्री का पति भी है, उसको एक साथ दोनों रोल निभाने होते हैं और वो उन दोनों रोल में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। अगर वो एक स्त्री का बेटा बन करके उसकी तरफ से बोलना चाहे तो जिसका पति है उसको लगता है कि अच्छा तुम तो बस खाली उनके बेटे हो, मेरे पति तो हो ही नहीं। दूसरी तरफ अगर वो अपनी पत्नी का पक्ष लेकर के और माँ से कुछ बोले तो माँ को लगता है अच्छा तुम तो जोरू के गुलाम हो, तुम तो सिर्फ अपनी पत्नी की सुनते हो, अब तुमको अपनी माँ से प्यार नहीं। तो बेचारा जो पुरुष है, जो मध्यस्थ है, जिसके कारण से वो दोनों स्त्रियां आपस में एक दूसरे से संबंधित थी, वो पिसता है और उस कंडीशन में परिवार में धीरे धीरे लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं। और फिर विश्वास में कमी, अगर पति पत्नी दोनों में आपस में विश्वास नहीं हो, एक दूसरे पर अगर शंका रखते हो, अविश्वास रखते हो, तो भी परिवार टूटन के कगार पर पहुंच जाते हैं, या हम कह लें कि वैवाहिक असमायोजन उनमें हो जाता है। आर्थिक तंगी, जीवन में पैसे की काफ़ी अहमियत है। हम ये तो नहीं कह सकते कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन एक सामान्य जीवन जीने के लिए व्यक्ति को
कुछ पैसे की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि आज अगर हम कोई अपने खाने की बात करें या पहनने के कपड़े की बात करें या रहने के घर की बात करें, तो हर चीज़ के लिए पैसा तो चाहिए होता है। चाहे शिक्षा की बात करें कि बच्चों की शिक्षा है, या स्वास्थ्य की बात करें। आज आप देख रहे हैं, अभी अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो जैसे अभी जो बीमारी चल रही है कोरोना, अगर एक बार किसी परिवार से, तो सरकार ने बहुत फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, किसी के परिवार में अगर कोई बीमारी आ जाए तो उसके इलाज में हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं, और कई बार कोई बीमारी इतनी गंभीर भी हो जाती है कि लाखों रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं। अगर वो रुपया नहीं खर्च किया जाए समय पर, तो हम व्यक्ति से हाथ धो बैठते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को बचा नहीं पाते। तो तात्पर्य यही है कि पैसे की भी अपनी एक अहमियत है, लेकिन पैसा कभी भी दिमाग पर हावी नहीं होना चाहिए। पैसा उतना ही होना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, अन्यथा उसका बहुत ज़्यादा संग्रहण किसी भी हालत में उचित नहीं है। वो हमारा दिमाग भी खराब करता है और परिवार में कलह भी पैदा करता है। इसी तरह से अगर आवश्यकता के अनुरूप पैसा नहीं है तो भी परिवार में कलह होते हैं, क्योंकि अगर बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पा रही, या घर के बच्चे अगर बीमार हैं और माँ बाप के पास में अगर इतना पैसा नहीं है कि उनका प्रॉपर इलाज करा पाएँ, या वो अपने बच्चों को बार त्योहार नए कपड़े सिला करके दे सकें, तो इस तरह से अगर पैसे की कमी होती तो भी घर परिवार में झगड़े बढ़ते हैं, आपसी कलह बढ़ता है। सहयोग का अभाव, अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, नहीं आवश्यकता है तो उन सामानों को लाना ज़रूरी नहीं है। अगर दोनों पति और पत्नी और बच्चे भी अगर इन सब चीज़ों को समझेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब ये सहयोग की भावना ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है तो उनमें आपस में क्लेश बढ़ता है। फिर पति पत्नी की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर हो, पति बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ा हो तो भी उनमें आपस में, क्योंकि वो जवान पत्नी की इच्छाओं को समझ नहीं पाता या कम उम्र की पत्नी की इच्छाओं को समझ नहीं पाता है, इसी तरह से पत्नी भी अपने से ज़्यादा आयु के पुरुष की भावनाओं को, आवश्यकताओं को समझ नहीं पाती है, और इस तरह से उन दोनों की आवश्यकताओं में डिफरेंस आता है और उम्र का प्रभाव उनके आपसी संबंधों पर देखने को मिलता है। फिर दोनों में से किसी का भी दुराचारी होना, चाहे पति हो या पत्नी, अगर उनके विवाहेतर संबंध हैं, यानी कि पति पत्नी के अलावा अगर वो किसी अन्य पुरुष या अन्य स्त्री से शारीरिक संबंध बनाते हैं या उनके साथ में व्यभिचार करते हैं, तो आपस में रिश्तों में कटुता आने लगती है। कई बार शराब और जुआ, गाली गलौज, मारपीट, व्यभिचार, ये सब इसमें और भी बढ़ोतरी करते हैं। और फिर आता है सहनशीलता का अभाव। ये परेशानी तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि सभी में, न सिर्फ स्त्रियों में, सभी में, स्त्री और पुरुष दोनों में ही सहनशीलता का अभाव है। ख़ास तौर से यंग जनरेशन जो अपने घर में अपने माता पिता तक की नहीं सुनना पसंद करते, तो उनसे ये उम्मीद कैसे की जाए कि वो शादी के बाद में जा कर के अपने पति की, या पति जा कर के अपनी पत्नी की, या सास ससुर की, या दूसरे रिश्तेदारों की बातें सुनेंगे, उनका असर लेंगे। तो ये जो सहनशीलता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि चीज़ों को रोकने के लिए या बात को ख़त्म करने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति चुप हो जाए तो बात ख़त्म हो जाती है। उसको जब वातावरण फेवरेबल हो तब डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर एक ने कोई बात डांट भी दी, सही या गलत कुछ भी हो, तो दूसरा भी बराबर उसके सामने अगर लड़ेगा, सहन नहीं करेगा, तो ये परेशानी होती है। और फिर एकाकी परिवार, यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि संयुक्त परिवार में तो काम आपस में बंट जाता था। अब बच्चों को किसके भरोसे छोड़ करके जाएं, अगर दोनों नौकरी पर हैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी अलग रहना पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने के कारण से देखने को मिलती है, और वो भी उनके विवाह के असमायोजन का एक कारण बनती हैं। फिर स्वतंत्र सोच, मैं, मेरा क्या,
जब ये बात दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक परिवार में शांति या सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। हमें मैं की भावना से बाहर निकल कर के जब हम के बारे में बात करेंगे कि हमारा क्या, तभी हम एक दूसरे का साथ निभा पाते हैं। और सबसे आखिरी जो इसमें बिंदु है वो है ससुराल वालों का हस्तक्षेप। वो हस्तक्षेप चाहे लड़के के माता पिता का हो या लड़की के माता पिता का हो। जब लड़का और लड़की दोनों आपस में विवाह के संबंध में बंधे हैं तो अब उन दोनों के बीच में किसी भी तीसरे का कोई रोल नहीं है। वो चाहे किसी के भी माता पिता भी क्यों ना हो या अपने स्वयं के बच्चे ही क्यों ना हो, दो जनों के बीच की कोई भी गलत फहमी है, कोई भी बात है, उन दोनों का सलूशन उन दोनों को ही आपस में बैठ कर के निकालना चाहिए। और तब ही बात आसानी से आगे बढ़ सकती है। जितना दूसरे हस्तक्षेप करेंगे, चाहे वो लड़के के माता पिता हों या लड़की के माता पिता हों, अगर वो उनके परिवार में हस्तक्षेप करेंगे तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इस तरह से वैवाहिक असमायोजन के क्या क्या कारण थे, इनके बारे में हमने अभी बात की है। आगे अब हम बात करेंगे अगली क्लास में कि वैवाहिक समायोजन किन किन के साथ में होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।